dear students, welcome to another OLE accountancy session. So आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग रेशियोज में आगे पढ़ेंगे. So अभी अगर हमने देखा हमने फर्स्ट हेड कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो. So आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सेकेंड हेड, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो. So आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, सॉल्वेंसी रेशियो. ठीक, जैसे लिक्विडिटी रेशियो हम पढ़ते हैं टू जज द शॉर्ट टर्म कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू पे ऑफ द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने की क्या कैपेसिटी है बिजनेस की, इसको जज हम लिक्विडिटी रेशियो के हेल्प से करते हैं. सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी कहाँ हम देखेंगे, जज करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो में. सो यहाँ पे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी को जज कहाँ करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो के थ्रू जज करेंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट, इससे हम पढ़ेंगे किस हेड में, इसके अंदर स्टडी करनी है चार रेशियो की. ठीक, ओके. सो फर्स्ट रेशियो इज डेट इक्विटी. Second, total asset to debt. Third, proprietary ratio. Fourth, interest coverage ratio. Okay, so these are the four ratios that we will study under the solvency ratio. So हमें यहाँ पता है solvency ratio क्यों यूज किया जाता है. solvency ratio यूज किया जाता है to judge the business capacity to meet out what, long term liabilities. So long term liability को meet out करने के लिए which ratios is used, solvency ratio is used. तो solvency ratio के अंदर कितने रेशियो पढ़ने हैं, चार रेशियो हमें पढ़ने हैं. ठीक है. सो आज हम जो कवर करेंगे वो हम दो रेशियो कवर करेंगे, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो. तो इन दो रेशियो के बारे में हम प्रैक्टिकल ओवरव्यू एंड मीनिंग और रेशियो भी समझेंगे. सो पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला इज वेरी इजी फॉर द सॉल्वेंसी रेशियो, क्योंकि जो ऊपर है ना उसे न्यूमरेटर में लिख दो और जो बाद में है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. सो यहाँ पर डेट पहले लिखा है, इसे न्यूमरेटर में लिख दो तो ये हो जाएगा डेट, और इक्विटी बाद में लिखा है, इसे डिनोमिनेटर में लिख दो, ये बन गया रेशियो. ठीक, इसी तरह टोटल एसेट्स पहले लिख दो और डेट बाद में लिख लो. ठीक है. सो कुछ इस तरह तो इसका रेशियो प्रिपेयर हो जाएगा. इसका इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से याद रखना है. रेशियो आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, डेट इक्विटी बोल रहा है ना, तो डेट को न्यूमरेटर पे लिख दो, इक्विटी को डिनोमिनेटर पे लिख दो. इसी तरह टोटल एसेट टू डेट बोल रहा है तो टोटल एसेट्स को न्यूमरेटर पे लिख दो एंड डेट को डिनोमिनेटर पे. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर कि इस डेट का क्या मतलब है. सो डेट का मतलब है बच्चों यहाँ पे लॉन्ग टर्म borrowing and long term provisions. अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, डिबेंचर्स दैट कंपनी इशू, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, जो बिजनेस लेती है, बैंक लोन, लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी लोन जो लंबे समय के लिए लिया गया हो. ठीक है. सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे लोन्स आ जाएंगे, अब वो लोन चाहे जहां से लियो, और डिबेंचर्स भी आएंगे. साथ ही साथ एनी लॉन्ग टर्म प्रोविजन इफ क्रिएटेड, वो भी यहाँ पे कंसिडर करे जाएंगे. ठीक. इक्विटी, यहाँ इक्विटी का मतलब आपको साफ साफ समझना है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड. सो बैलेंस शीट में फर्स्ट थिंग हम क्या कंसिडर करते हैं, शेयर होल्डर फंड ना, ये पूरा पूरा यहाँ पे वही है. तो शेयर होल्डर फंड का यहाँ मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड. सो वट एवर यू कंसिडर इन द बैलेंस शीट सेम विल बी कंसिडर हियर. सबसे पहले शेयर कैपिटल कंसिडर करते थे. ठीक है. शेयर कैपिटल में क्या क्या आता था, इक्विटी, प्रेफरेंस, दोनों इसके अंदर कंसिडर करेंगे. इसके अंदर प्रेफरेंस भी कंसिडर करेंगे
प्लस इक्विटी भी कंसिडर करेंगे, ठीक। तो शेयर कैपिटल दोनों कंसिडर करेंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, एनी टाइप ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, ठीक, ये भी कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हम कंसिडर करेंगे। सो ये डेट इक्विटी में डेट का मतलब हो गया आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इनको कंसिडर करेंगे। शेयर होल्डर फंड में हम कंसिडर करेंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेट एंड शेयर होल्डर फंड, दैट इज इक्विटी हियर, ठीक। अगर क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इक्विटी दिया है तो डेट अपॉन इक्विटी कर दो सीधे। अगर बाकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे प्रेफरेंस नहीं गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं गिवन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं गिवन है, बैलेंस ऑफ पीएल नहीं है, सिर्फ इक्विटी गिवन है, तो उससे भी काम हो जाएगा। जो चीज नहीं गिवन है उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर अगर निकालने का तरीका हो तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि निकालने का तरीका तो नहीं गिवन है, ठीक। तो यहाँ पे डेट इक्विटी का फॉर्मूला ये हो गया, डेट का मतलब देख लिया, शेयर होल्डर फंड का देख लिया। अब आ जाते हैं टोटल एसेट्स टू डेट। डेट का मतलब जो अभी हमने पढ़ा वही होगा। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होगा, जो हम देखते थे ना बैलेंस शीट में, टोटल एसेट्स कैसे आते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ठीक। सो इन दोनों को जब हम सम अप कर देते थे तो हमारा क्या आता था, टोटल एसेट्स ना। तो यहां भी टोटल एसेट्स की यही मीनिंग है। अब बात आ जाती है मीनिंग क्या है, डेट इक्विटी क्यों निकालते हैं भाई, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या होता है। दोनों आपका एक तरह से सेम ही चीज सिग्निफाई करते हैं। देखो डेट इक्विटी ये बताता है कि डिबेंचर और इक्विटी के बीच में क्या प्रोपोर्शन है, मतलब बिजनेस में जो भी फंड रेज किया गया है उसमें डेट का कितना रेशियो है एंड इक्विटी का कितना रेशियो है, कितनी फाइनेंसिंग डेट के थ्रू कर रखी है और कितनी फाइनेंसिंग इक्विटी के थ्रू कर रखी है, ये देखा जाता है। अब देखो इसमें एक सेफ रेशियो रखा जाता है 2:1 का। क्या रखा जाता है, 2:1 का। वाई, देखो जितना यहाँ पे कहा जाता है कि इतना मिनिमम अगर हो सके तो मेंटेन करके रखो, ज्यादा इससे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ये ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाए, अगर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा तो डेट क्या दिखा रहा है, डेट वाला प्रोपोर्शन दिखा रहा है बिजनेस की लोनिंग। और अगर बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोन बढ़ता जाएगा, क्या ये अच्छी चीज है, मतलब आप खुद सोचो आपके ऊपर 20 लोन है, क्या ये अच्छी चीज सिग्निफाई कर रही है। आपको 20 लोन की रीपेमेंट भी तो करनी है, 20 लोन की आपके इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करें, तो जितना ज्यादा लोनिंग अमाउंट बढ़ेगा ना उतना ही ज्यादा दिखाएगा कि कंपनी डेंजर लेवल पे जा रही है, ये डेंजर सिग्निफाई करेगी, ठीक है, कि कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, उसे बार बार लोन लेने पड़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे डेट का प्रोपोर्शन जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही जितने ये लॉन्ग टर्म लोन है उनकी सिक्योरिटी बनी रहती है कि हाँ पेमेंट हो जाएगी, कम है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे कहा गया कि सेफ रेशियो है आपका 2:1, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम जितना हो उतना अच्छा है। यहाँ पे केस उल्टा है, ठीक है। रीजन बता दिया, क्योंकि डेट आपका शो करता है क्या, लोनिंग का पोर्शन। सो अगर लोनिंग का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा तो भाई ये तो उधार में डूब जाएंगे, तो उधार में नहीं डूबना है, ठीक है। सो यहाँ पे डेट रिटर्न नहीं होना है एंड यहाँ पे इक्विटी आपका 1 रहेगा, ठीक है। एंड बाकी ये ध्यान रखना है कि डेट का प्रोपोर्शन 2 से ऊपर ना जाए, नीचे भले ही चले जाए, ठीक है, ओके। इसी तरह टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो भी ये बताता है कि कितने एसेट्स अवेलेबल हैं टू पे ऑफ द डेट। डेट मतलब लोनिंग अमाउंट। अब देखो लोन है, कभी अगर ये हुआ कि लोन अमाउंट आप नहीं पे कर पाए तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेती है। इसी तरह बिजनेस के साथ भी तो है, अगर बिजनेस डेट नहीं पे, मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये सब नहीं पे ऑफ कर पाए तो बैंक क्या कर सकते हैं, सो बैंक ये कर सकते हैं कि एसेट, बिजनेस के जो भी टोटल एसेट्स उसे सीज कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए कि कितना सेफ गार्ड अवेलेबल है इन दी बिजनेस अगेंस्ट दी लेंडिंग, मतलब जितना उनकी लेंडिंग प्रोवाइड करी, जितनी लोन बिजनेस को प्रोवाइड करा गया है वो कितना सेफ है, ये कैसे जज करेंगे, जितनी प्रॉपर्टी या जितना एसेट अवेलेबल होगा बिजनेस के पास। तो ये देखने के लिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई दी
मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू द लेंडर्स, जिन्होंने भी पैसा बिजनेस को दिया है उनके पैसे की सेफ्टी को दिखाने के लिए ये रेशियो यूज होता है। ठीक, अब इसमें कहा गया सेफेस्ट रेशियो, प्योर रेशियो आपके या तो 1:1 होना चाहिए या 2:1। ये क्या बता रहा है, या तो देखो डेट और टोटल एसेट इक्वल इक्वल हो बराबर के रेशियो में, या एसेट ज्यादा हो दुगने हो इन कंपैरिजन टू डेट। मतलब अगर डेट 1 लिया है तो वो कितना होना चाहिए, टोटल एसेट्स बिजनेस में दुगना अवेलेबल होना चाहिए उसके अगेंस्ट में, ताकि इसकी पेमेंट इजिली हो सके। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेट, मतलब लोन का प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोन का प्रोपोर्शन 1 है और उसके कंपैरिजन में जो सिक्योरिटी अवेलेबल है जिसके यूज करके पेमेंट अगर कर सकते हैं, रीपेमेंट की जा सकती है, वो दुगनी है। तो ये अच्छा लेवल सिग्निफाई करता है, ये सेफ लेवल सिग्निफाई करता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिजनेस में अवेलेबल है। अगर कभी बिजनेस लोन नहीं पे कर पाया तो वो टोटल एसेट जो हमारे पास अवेलेबल है, बिजनेस के पास अवेलेबल है, उनका यूज करके लोन रीपे किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया डेट इक्विटी एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? दोनों ही ये आइडेंटिफाई करने के यूज किया जाता है कि बिजनेस कितना सेफ है, कितना उसमें और लेंडिंग प्रोवाइड करी जा सकती है कि नहीं, क्या रेशियो है डेब्ट और इक्विटी के बीच में, मतलब कितना सेल्फ यूज फंड है, कितना बाहर से लिया फंड है। इक्विटी आपका जो शेयर होल्डर फंड है ये सेल्फ ओन्ड फंड होता है, सेल्फ जनरेटेड फंड होता है, एंड जो आपका डेब्ट वाला पार्ट है वो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करके होता है। ठीक, सो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, उसी तरह टोटल एसेट्स टू डेट क्या बताता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो बताता है कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है टू दी लेंडर्स, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बताता है जितने ज्यादा एसेट्स अवेलेबल होंगे अगेंस्ट द डेट उतना ही अच्छा होगा। ठीक, सो ये जितना हायर हो उतना सही और जितना कम होगा उतना ही डेंजर पॉइंट दिखाएगा। ठीक, सो अब देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल देखेंगे जो इन दोनों रेशियो को जस्टिफाई कर रहे होंगे। सो नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल. So student, now let's see the 2 questions that will justify the whatever the theoretical aspect we have just studied. Okay, so first question है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है। अगर लाइबिलिटी साइड दिया है तो हम पॉजिटिव वे में कंसिडर करेंगे 50,000। ठीक, डिबेंचर्स 4 lakh and the loan from bank is the 3 lakh. Okay, so this is the question. So यहाँ पे हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ डेट एंड इक्विटी, क्योंकि यहाँ टोटल एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। यहाँ पे अगर एक चीज मिसिंग है करंट लायबिलिटी, अगर वो भी दे दिया गया होता ना तो यहाँ पे टोटल एसेट्स इजिली निकल आते। तो टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, टोटल डेट से हम डिवाइड करके एंड देन हमारा दूसरा रेशियो भी आ जाता। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डेट एंड इक्विटी फाइंड करना है। तो यहां पे जिस रेशियो पे वर्क करना है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला हमें डेट कंसिडर करना है और इक्विटी। ठीक है, ओके, सबसे पहले डेट निकाल लेते हैं। यहां पे हमें सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंसिडर करनी है। देखो, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया और लोन फ्रॉम बैंक, ये दोनों ही कंसिडर करेंगे। So debentures plus loan from bank. ठीक, so debentures थे हमारे 4 लाख and loan from bank 3 लाख. So it is 7 lakh. Clear? Next equity. Equity मतलब पूरे शेयर होल्डर फंड्स यहाँ कंसिडर करने हैं। तो यहां निकाल लेंगे शेयर होल्डर्स फंड। हर एक चीज कंसिडर करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल थी 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका 1 लाख। ठीक, नेक्स्ट जनरल रिजर्व, मतलब ये कहा था ना रिजर्व एंड सरप्लस की सारी चीजें कंसिडर करेंगे, तो जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दोनों कंसिडर करेंगे। तो ये 1 लाख इधर एंड साथ ही साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस लास्ट, इसे हम पॉजिटिव समझेंगे, मतलब हमारा प्रॉफिट वाला है, तो इसे हम इसे यहाँ 50,000 है। ठीक है,
सो इट इज कमिंग 5 लाख। सो दिस इज हाउ इक्विटी की जगह पे मतलब ये इक्विटी लिखा है, बट आपको इसको अगर सारी इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमें शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इसे ब्रैकेट में समझ लो, ये क्या कैलकुलेट करना है, शेयर होल्डर फंड। ठीक, इफ क्वेश्चन में खाली इक्विटी दिया है तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सपोज बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती, सिर्फ इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती तो डेट अपॉन इक्विटी हो जाता। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें इसे फॉर्मूले में रखना है, रेशियो पता करना है। डेट कितना आया है 7 लाख, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड कितना आया 5 लाख। अब डिवाइड करेंगे तो पूरा ही एक तरह से सीधे ही कर लो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 5 लाख को खुद से ही डिवाइड होगा तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, ये 1 कैसे है, 5 लाख ने 5 लाख को डिवाइड किया तो ये 1 आएगा। अब 5 लाख से 7 लाख को डिवाइड कर दो तो ये आपको आएगा समथिंग 1.4। ठीक, सारे कॉमन जीरो भी हटा दो तो 5 को डिवाइड कर दो, 7 को डिवाइड कर दो 5 से। ठीक, तो 7 को डिवाइड कर दोगे जब 5 से तो आपका 1.4 आएगा, एंड 5 जो 5 को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। तो रेशियो क्या बन रहा है बेटा, 1.4:1। सो इज इट सेफ रेशियो? यस, क्योंकि ये क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेट का यूज क्या है, कम, और जितना ये कम होगा उतना ये अच्छा होगा। ठीक, नाउ अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, चलो ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है, इनटैंजिबल एसेट्स गिवन है, इन्वेंटरीज गिवन है, ट्रेड, तो एक तरह से हमें टोटल एसेट्स की इंफॉर्मेशन है, चलो ठीक है, ओके। ट्रेड पेबल्स गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, मतलब एक करंट लायबिलिटी गिवन हुई है और एक नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है। तो अगर हमें दो रेशियो पे वर्क ऑन करना है, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो पे। ठीक, तो उसके लिए मुझे पता है डेट तो दिया है, चलो डेट का हमें दिया है अमाउंट 14 लाख। ठीक, बट व्हाट अबाउट इक्विटी, शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे? अब यहां काम आएगी थोड़ी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन। अब देखो टोटल एसेट्स पता है, पता है, ठीक है, टोटल एसेट्स कहां पता है, देखो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इनटैंजिबल एसेट, ये सब मिलके नॉन करेंट एसेट्स बना रहे हैं। और करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। जो जो इन्फॉर्मेशन दी उन्हें इकट्ठा करते जाइए। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि अरे हमारे पास लैंड, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इनटैंजिबल एसेट्स है, ये सब मिलके तो हमारा क्या बना रहे हैं, नॉन करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे हम टोटल एसेट्स तो निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। तो टोटल एसेट्स में हम पहले नॉन करेंट एसेट्स देख लेते हैं। नॉन करेंट एसेट्स, और इसमें ऐड कर दीजिए बेटा करंट एसेट्स। जो भी इंफॉर्मेशन में गिवन है सबको कंसिडर कर लो। ठीक, नॉन करेंट एसेट्स में देखो क्या क्या गिवन है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनटैंजिबल, ये सब इसी में आएंगे ना। सो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स में क्या कंसिडर करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी दैट इज 6 लाख, इनटैंजिबल एसेट दैट इज 1 लाख। सो 12 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख, इट इज कमिंग 19 लाख। ठीक है, एंड नेक्स्ट करंट एसेट्स में क्या क्या कंसिडर करेंगे, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल दैट इज 4 लाख प्लस 2 लाख दैट इज 6 लाख। तो ये आपके आगे टोटल एसेट्स 25 लाख। क्लियर, ओके, चलो टोटल एसेट्स हो गया। तो एक रेशियो तो हम निकाल सकते हैं, जैसे टोटल एसेट्स टू डेट, आसानी से निकल आएगा। ठीक, तो पहले वही निकाल लेते हैं, टोटल एसेट टू डेट। ठीक, टोटल एसेट्स हमें गिवन है 25 लाख और डेट हमें पता ही है 14 लाख, सीधे सीधे दिया है, और कोई डेट है नहीं वरना वो इसमें ऐड हो जाता। ठीक, तो ये इसका रेशियो यहाँ पे निकाल लेते हैं, सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए 14 लाख को 25 लाख से, तो ये आपका कुछ पॉइंट में आएगा बच्चों। इसको लिख कैसे सकते हैं, इसे लिखा जाएगा ऐसे। तो ये एक आंसर हो गया। ठीक, सो अभी भी हमें डेट एंड इक्विटी रेशियो पे वर्क ऑन करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड। क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड। अब ये कैसे निकलेगा, अब देखो क्या ये काम आसान नहीं हो जाता। देखो मुझे करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, नॉन करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, और लायबिलिटी साइड एक चीज और आती है, जैसे ये शेयर होल्डर फंड, इसी को तो निकालना है।
शेयर होल्डर फंड ही निकालना है हमें। तो अगर देखा जाए लायबिलिटी साइड ये तीन चीजें आती हैं, है ना। लायबिलिटी साइड क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इन सबको सम अप कर देते टोटल लायबिलिटी आती है। क्या मुझे टोटल लायबिलिटी पता है? अब यहां थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो टोटल एसेट्स पता है तो टोटल एसेट इज इक्विवेलेंट टू टोटल लायबिलिटी, है ना। हमें टोटल लायबिलिटी पता है कितनी है, दैट इज 25 लाख। तो हमें ये पता है कि 25 लाख हमारी टोटल लायबिलिटी है, ठीक। सो टोटल लायबिलिटी हो गई 25 लाख। मिसिंग फिगर क्या है? मिसिंग फिगर है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड बेटा हमें नहीं पता है, ठीक। और अगर देखा जाए ये जो टोटल लायबिलिटी लिखा है ये किससे मिलके बनता है? शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितना है? करंट लायबिलिटी हमने देखा था ट्रेड पेबल्स, एक ही है करंट लायबिलिटी दी है, दैट इज 1 लाख। सो मुझे पता है कि करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है। सो करंट लायबिलिटी आपकी गिवन है कितनी? 1 लाख, ठीक। साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि नॉन करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है 14 लाख, ठीक। अब ये माइनस क्यों करते जा रहे हैं? देखो हमें ये पता था सेकंड, करंट लायबिलिटी पता है, नॉन करंट लायबिलिटी पता है, हमें मिसिंग फिगर निकालना है थर्ड, और इन तीनों का अगर हम सम अप कर देते हैं तो हमारा ये टोटल आएगा। तो ये नहीं कर सकते हैं टोटल में से जो जो चीजें पता है उनको हटा दो, तो जो बचेगा वो मिसिंग वैल्यू तो बचेगी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी हटा दो 1 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स बोरोइंग वो 14 लाख है। तो बचा यहाँ पे कितना? बचा यहाँ पे आपका 10 लाख। तो ये हो गया शेयर होल्डर फंड, ठीक। तो अगर फिर से समझो, देखो इसकी इक्वेशन कुछ ये होगी जो यहाँ पे लिखी, शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये मिलके बनाती है बेटा टोटल लायबिलिटी, हाँ कि ना। हमें लायबिलिटी साइड याद है, ठीक। वी ऑल नो दी लायबिलिटी साइड कैसे बनती है, टोटल लायबिलिटी कैसे आती है। और मुझे पता है टोटल लायबिलिटी भाई टोटल एसेट्स के इक्वल आती है, जो टोटल एसेट्स होते हैं वही टोटल लायबिलिटी होती है, ठीक है। सो टोटल एसेट्स मुझे पता थे 25 लाख हमने निकाले थे, तो टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी यहाँ पे 25 लाख हो गई। और मुझे इसमें से ये पता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में एक चीज दी है ट्रेड पेबल्स, और मुझे नॉन करंट लायबिलिटी पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो इन दोनों को उठा के हम अगर इस साइड भेज दे, टोटल लायबिलिटी से लेस कर दे, यहाँ प्लस कर रहे थे यहाँ माइनस करेंगे, तो ये मिसिंग फिगर नहीं पता चल जाएगा, ठीक। सो वही किया है, टोटल लायबिलिटी में से करंट हटा दो और नॉन करंट हटा दो, आपका आ जाएगा क्या? शेयर होल्डर फंड। अब इसे फॉर्मूले में रख दो, डेट इक्विटी का फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा डेट कितना है 14 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ठीक। सो रेशियो बन रहा है 1.4/1, इसे लिख सकते हैं क्या 1.4:1। सो यहाँ पे हमने देखा ये हो गया आपका नेक्स्ट रेशियो, जिसमें हमने देखा था कि वर्क ऑन कैसे करना है, ठीक। सो यहाँ दो तरह के रेशियो पे हमने वर्क ऑन किया, टोटल एसेट्स टू डेट एंड डेट इक्विटी रेशियो, ठीक। यहाँ पे हमने देखा यूजुअली चीजें मिसिंग होती हैं, हमें इंफॉर्मेशन का यूज करके अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को ढूंढना पड़ता है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें हमें गिवन फिगर्स दिए होंगे, उनका यूज करके हमें मिसिंग फिगर को निकालना होगा। तो यहाँ पे हमने 2 रेशियोज कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 2 रेशियोज भी कवर करेंगे। So that's all for this session. Thank you, class.